लास्ट वीडियो में मैंने चाइनीज एक्टर जैक्सन यी की एक्टिंग की बात की थी 2024 में रिलीज हुई चाइनीज फिल्म बिग वर्ल्ड में। अगर चाइनीज फिल्मों की बात करें तो सबके जहन में बस कुंग फू और मार्शल आर्ट्स फिल्में ही आती हैं। ब्रूस ली, जैकी चैन, जेट ली, सामू हंग और डॉनी येन जैसे लेजेंडरी मार्शल आर्ट एक्टर्स का फेस नजर आता है। लेकिन शायद लोगों को यह बात पता नहीं होगा कि जितने भी पुराने और इंटरनेशनली पॉपुलर और हिट मार्शल आर्ट्स फिल्म्स हैं जो हमने देखी हैं, वो चाइना की फिल्में नहीं थी। दरअसल वो सब हांगकांग की फिल्में थी। अब सोचने वाली बात यह है कि हांगकांग तो चाइना में है। जो आइकॉनिक मार्शल आर्ट्स फिल्में थीं, वो हांगकांग में बनी थी। हांगकांग उस दौरान ब्रिटिश शासन में था। तब चाइना और हांगकांग अलग अलग थी। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को वापस सौंप दिया, 156 साल तक राज करने के बाद। कुछ वक्त के लिए जापान ने भी कब्जा किया था हांगकांग को वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। तो जाहिर है वो सब फिल्में ब्रिटिश हांगकांग की फिल्में थी, ना कि चाइना की फिल्में। कितने सारे हमने मार्शल आर्ट्स और कुंगफू फिल्म्स देखी बचपन से, जैसे एंटर द ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, द बिग बॉस, द वे ऑफ द ड्रैगन, गेम ऑफ डेथ, ड्रंकन मास्टर, ड्रैगन फिस्ट, पुलिस स्टोरी, प्रोजेक्ट ए, आर्मर ऑफ गॉड, द शाओलिन टेम्पल, वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना, माई फादर इज अ हीरो, द मास्टर। अनगिनत मार्शल आर्ट्स पर बनी फिल्में हैं जो हांगकांग में बनी थी। अगर हम कभी भी मार्शल आर्ट्स की बात करें तो एक ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, और वो है ब्रूस ली। ब्रूस ली सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक लेगेसी है। हर एक मार्शल आर्टिस्ट का प्रेरणा स्रोत है, चाहे वो कोई डोजो में सीखने वाला हो या कोई एमएमए फाइटर या यूएफसी फाइटर। ब्रूस ली वो इंसान है जिन्होंने चाइनीज मार्शल आर्ट्स फिल्म्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए और एक नई दिशा दी मार्शल आर्ट्स फिल्मों को। चाइनीज मार्शल आर्ट्स को एक नया मुकाम दिया। दुनिया ने कभी नहीं देखा था इतना ज्यादा मार्शल आर्ट्स फिल्मों का क्रेज जो ब्रूस ली ने पैदा किया। हर बच्चा ब्रूस ली बनना चाहता था। उनको मोक्ष प्राप्त हुए 52 साल हो गए, लेकिन आज भी कभी भी मार्शल आर्ट्स या कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात आती है तो ब्रूस ली का नाम हमेशा आता है चर्चा में। उन्होंने आने वाले एशियाई मूल के मार्शल आर्ट टैलेंट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। जैकी चैन, जेट ली, सामू हंग, डॉनी येन, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट फिल्म स्टार्स ब्रूस ली के नक्शे कदम पे चल के इतने बड़े मूवी स्टार्स बन गए। जैकी चैन और सामू हंग ने ब्रूस ली के साथ काम भी किया था स्टंटमैन के तौर पे। I really don't have many idol until Bruce Lee comes out. Yeah. Then suddenly I find somebody. Wow, he's my idol. After I do the stunt, the Bruce Lee come. They're quite difficult. The stunt. Then Bruce Lee come to hug me. What's your name? I said, my name is Jackie. You're good. You're great. When Bruce Lee kick, you don't shake your eyes because when you shake your eyes, you cannot see Bruce Lee kick. You know how fast? He already is my idol. Then I'm very excited to see him. That how you are really tough, right? Just look at me. Yes. What do you want? You want to try to fight? Something like that. Then what can I say? Okay. Then we just standing, try to do something. When I try to kick him, I just put halfway. He fit in my face. And they stop there, I pose. They ask me, how is it? Good. What can I say? 我练武还不错哦。然后同时我也对于这个李小龙很崇拜李小龙，那么就希望有一天我可以做第二个李小龙。ब्रूस ली ने अपने फिल्मों में कई सारे दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट्स को मौका दिया और उनको एक्शन स्टार्स बना दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चक नॉरिस। चक नॉरिस के साथ द वे ऑफ द ड्रैगन या द रिटर्न ऑफ द ड्रैगन फिल्म का फाइट सीन अभी तक की सबसे बेस्ट फाइट सीन माना जाता है फिल्म इतिहास में, और ये सच भी है। 1 वर्सेस 1 फिस्ट एंड किक फाइट, रियलिस्टिक फाइट कोरियोग्राफी, टेक्निकली एक्यूरेट एंड रिफाइंड, सिनेमैटिकली ब्रिलियंट, वाकई अब तक की एक सबसे बेहतरीन फिल्म फाइट सीन है। वो भी 1972 में, जब हम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था। पहली बार किसी फिल्म मेकर
या एक्शन कोरियोग्राफर ने इतना वास्तविकता दिया था फाइट सीन्स में जो ब्रूस ली ने दिया अपनी फिल्मों में। उनका मार्शल आर्ट और टेक्निक्स की समझ, उनका स्पीड, उनका फाइटिंग स्टाइल, ननचक्स, उनका पावरफुल पंचेस और किक्स सब कुछ रोमांचित कर देता था। ब्रूस ली सबसे ज्यादा जाने जाते थे उनके अविश्वसनीय स्पीड के लिए। आज भी उनके स्पीड के साथ बराबरी करना मुश्किल है। एक हल्का मस्कुलर शरीर और चीते जैसी फुर्ती रोमांचित कर देता था। आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। There is the finger jab, there is the punch, there is the back fist and then low. Of course, then they use leg, straight at the groin, or come up. Or, if I can back up a little bit, they start back from here and then come back. उनकी फिल्मों ने हलचल मचा दिया सारी दुनिया में और वेस्टर्न कंट्रीज का ध्यान खींचा एशियन फिल्म्स पर। हर एक बच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। इतना प्रभावशाली था उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और फाइटिंग स्टाइल। ब्रूस ली की सोच और विचार बहुत आगे की थी। वो सिर्फ एक महान मार्शल आर्टिस्ट और मूवी स्टार नहीं थे, इसके अलावा वह एक दार्शनिक या फिलोसोफर भी थे। उनकी फिलॉसफी बी लाइक वाटर यानी पानी जैसा होना दुनिया भर में प्रसिद्ध है। Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. वो पहले इंसान थे जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की सोच को जन्म दिया। उन्होंने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को मिला के एक मार्शल आर्ट फॉर्म बनाया, जीत कुंदो, दुनिया का सबसे पहला मिक्स्ड मार्शल आर्ट फॉर्म। उन्होंने बहुत सारे इफेक्टिव कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, विंग चन, जूडो, जूजित्सु, फेंसिंग मिला के एक मार्शल आर्ट बनाया। ब्रूस ली ने अपनी फिल्मों में इसका बखूबी प्रदर्शन किया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट की बात करें तो आज के टाइम में यूएफसी से बड़ा एमएमए प्लेटफॉर्म दुनिया में कोई नहीं है। यूएफसी प्रेसिडेंट डाना वाइट बताते हैं कि वो ब्रूस ली से प्रेरित होकर उन्होंने यूएफसी जैसा मंच बनाने का सोचा। डाना वाइट ब्रूस ली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। I grew up a big Bruce Lee fan. And when you watch Enter the Dragon, the premise is this fanatical guy got all these people from around the world who were supposed to be the best martial artists in the world. He brings them to one place to fight. Some nights I'll sit there and I'll think about it. I got this guy from China fighting a guy from Kazakhstan. I got this guy from Brazil fighting a guy from France. It's like I grew up loving Enter the Dragon and that whole concept. And then now here you are doing it. Wow. You ask any fighter out there growing up who their inspiration was, everybody says Bruce Lee. You know, the Gracies were founding fathers of the actual UFC, but I think the sport of mixed martial arts was started by Bruce Lee. Bruce Lee's movies, Bruce Lee's philosophies, just Bruce Lee's image alone is very powerful. Now, I'm such a huge Bruce Lee fan. I mean, Bruce Lee in his day, we wouldn't be where we are today without Bruce Lee. Bruce Lee had such a massive impact on my life personally and obviously on martial arts and combat sports as a whole. You are one of the most inspirational and influential people to ever live. सिर्फ डेना वाइट ही नहीं, ज्यादातर यूएफसी फाइटर्स चाहे वो जॉन जोन्स हो, एंडरसन सिल्वा, इजराइल अदेसानिया, कॉनर मैग्रेगर और कई सारे यूएफसी फाइटर्स भी ब्रूस ली से प्रेरित हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं। Guru Bruce Lee is a special man, is a special guru for us. Everything I have and everything inspiring in martial arts is Bruce Lee give me. I training hard for showing my respect for boxing world. And I continue to work every day to prove my respect for the martial arts and for Wing Chun and for Bruce Lee. You know, the Grandmaster Bruce Lee say, be water, my friend. That's what I do today.
A lot of people believe that he is one of the founding fathers of MMA, even though MMA came about 20 years after. Do you subscribe to that theory as well? Yeah, 100%. Like exactly what you said, martial arts. We have mixed martial arts. At the end of the day, art is subjective, you know? What's beautiful to you might be ugly to me. What's useful for you might not be useful for me. That's even initially why I decided to pursue MMA. I felt like I had to learn all the different styles I can of martial arts, and I still am. And in that way, I pick and choose what is useful. Like he has a quote as well that learn everything, but then apply what's useful to you. I'm just down to learn, and I feel like he started that. He was the first guy to break those barriers and not just be like, oh, Kung Fu is the best. No, Jeet Kune Do is the best. Taekwondo is the best. Boxing. Like he tried everything, including ground fighting as well. So definitely I subscribe to the theory that he is the godfather of mixed martial arts. Be formless, shapeless, like water. I don't know how to describe it, but like when he says it's like water, I know what he means. We started about 6 months ago. We started doing the spinning back kick, and I've worked that same kick from both stances 3 hours a week for several months. And Bruce Lee says that he doesn't fear the man that knows 1,000, 10,000 kicks, but the man who has worked one kick 10,000 times. And man, I put a lot of work in with that spinning back kick, and it's getting faster and more unpredictable. I've no doubt he would have been world champion in MMA, no doubt. He's fluid, he's loose, he's fast. His movement is fluid, it's efficient, it's functional. So many guys are addicted to strength and conditioning and just get bulked up and stiff and slow, and Bruce was free. His body was nimble. बहुत सारे लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट्स जैसे जिम कैली और जो लुइस, जिन्होंने ब्रूस ली के साथ काम किया और ट्रेनिंग की, उन्होंने भी ये बात कही है कि ब्रूस ली एक बहुत बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे, जिनको बहुत ज्ञान था फाइटिंग के बारे में. I know great martial artists, and there's never been anybody, in my opinion, like Bruce Lee. Bruce Lee was unbelievable. Absolutely unbelievable, guys. You don't know how great this guy was. People don't really know. And I'm not just talking about actor or right. I'm talking about martial artist, right? Guy who knew his stuff. I know people he sparred with. I never mentioned their names either. But Bruce Lee was untouchable. He hit extremely hard. He could hit as hard as a heavyweight. He had real fast twitch muscle fibers, something he's born with. His speed, I always thought he was like the fastest guy who ever stood in front of me. He had incredible, what I call kind of a Zen level of consciousness. In psychology, we call it the implicit level of consciousness. You didn't know when he was going to squeeze that trigger. And he always knew when you weren't ready. He had blinding speed, especially with his hands. And I know that's because he stood in front of me and he popped me a few times. So I've always told people, I know how hard Bruce Lee could hit. I know how fast he was because he nailed me. And I've always told people, I know what real Jeet Kune Do was because I got popped with it a few times. My experience with Bruce was as a fighter, as a street fighter. I was never a tournament player. All I knew was a fight. Now, I didn't fight relative to size and weight and division. It was a fight against person. Now, if the person was 135 or 335, it didn't matter. It was a fight between two people, and whoever was standing would win. Well, Bruce, 135 against Jim DeMille, 225, Ed Hart, 240, 250, professional boxer, kill you with either hand, Jesse Glover, super athlete, judo, karate, all of his street fighters, Bruce could beat us all. And I don't mean it would be a struggle. I mean, he could beat us all and we didn't have a chance. This was in an actual fight situation where I tried to hit him. I tried to knock him out. Tournaments are a game. I don't care how good you are. There are rules. There are certain restrictions that are automatically going to eliminate the potential to really get hurt simply because it's a sport. To me, tournaments do not reflect at all what a fighter is like or a fight itself, because most of the tournament fighters I've ever met have never been in a real fight.
It's always been tournament. So when somebody tells me, oh, Bruce Lee never proved himself because he never went into tournaments, I'm the first one to say, I would like to spar with you. Because you should be able to wipe me out really easy. My point to them is, I'm a street fighter. You want to fight me? Let's throw away the rules. This kid could embarrass me. So put your value on his ability through that rather than how many trophies he had or what tournaments he went in. Give me a break. When I say Bruce was a fighter, I'm not saying that he was a good tournament fighter. I'm saying I'll put him against anybody, any weight division, any size, any background, and I'll put my money on him. शुगर रे लेनर्ड और माइक टाइसन जैसे ग्रेटेस्ट बॉक्सिंग लेजेंड्स ब्रूस ली के फाइटिंग स्टाइल और उनकी फिलॉसफी की प्रशंसा करते हैं। Bruce was an example of what materialized from hard work, and there were no boundaries, there was no racial barriers, there was nothing. People saw Bruce Lee as a major force, a positive force, and he was special. Well, that was the most amazing thing about Bruce, was the fact that he could generate so much speed and velocity in his punches, short punches that he used his body and his the type of leverage he was able to gain, because he understood the mechanics of the body. That was special. What impressed me the most about Bruce was his smoothness. I mean, he was gliding. He would glide, and he was not methodical. He was very spontaneous in his movement, and everything he did was for a reason. He just didn't move to just be cute. He moved for a reason, to get in line, to get in position, to throw something, to position himself. Everything was for a reason. Well, only Bruce Lee could really perform and execute the type of punches he threw, the power, the speed, the accuracy that he threw, his punches. I have not seen too many other martial artists in that league. I don't think of anyone that reaches that level. Bruce Lee is an icon. He is, in the dictionary, you say greatest, you say Bruce Lee. That's the way it is. He was second to none. He stood out from the rest. Bruce Lee had an awesome philosophy about life, and he blew me away. Bruce Lee's a killer. You hurt your man, you do as much damage as you can, and you get out. Without being hurt. Less damage on yourself as possible. I used to have so much respect for his philosophy. His philosophy is like the ultimate warrior philosophy. Life is like water. Fighting is like water. You have to adapt. Wow, this is deep. Bruce Lee gets me deep when I talk about Bruce Lee. और क्या वैलिडेशन चाहिए कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लेजेंड्स ब्रूस ली को मानते हैं? ब्रूस ली के महानता का सबूत हैं ये। हर एक फाइटर के लिए ब्रूस ली आइडल रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट फाइटर ही क्यों ना हो। ब्रूस ली का क्रेज और फैन बेस पूरी दुनिया भर में था। उनका 1 इंच पंच और 2 फिंगर्स पुशअप्स ने तो सबको हैरान कर दिया था, और हर कोई इसको करने की कोशिश करता था। किसी फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी का रुतबा ब्रूस ली जितना नहीं होगा शायद, वो भी उस दौर में जब कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था। टेलीविजन भी बहुत कम लोगों के पास था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है, खासकर एक अभिनेता। ब्रूस ली के बाद माइकल जैक्सन ऐसे सेलिब्रिटी होंगे जिनका क्रेज पूरी दुनिया में था। दोनों ने बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ दिया। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल के थे जब उनका देहांत हुआ, और माइकल जैक्सन 50 साल के। ब्रूस ली के बारे में बात करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। उनका इन्फ्लुएंस मार्शल आर्ट में इतना ज्यादा है कि आज भी लोग उनका नाम लेते हैं अगर मार्शल आर्ट या कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात आए तो। दुनिया में जब तक मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्पोर्ट्स रहेगा, तब तक ब्रूस ली का नाम आता रहेगा। ब्रूस ली सिर्फ एक लेजेंड नहीं, एक लेगेसी है। And as the word spread, people read with shock and disbelief. The next day, thousands of people jammed the streets around the Kowloon funeral parlor. Several hundred extra police were detailed to try to control the crowd. No one could believe that someone like Bruce Lee, so young, so fit, could just die. ब्रूस ली की मौत अभी भी बहस का विषय है। उनकी मौत कैसे हुई? मौत का कारण क्या था?
फिल्म मेकिंग के माध्यम से देखा जाए तो डेफिनेटली ब्रूस ली में बहुत समझ थी फिल्म मेकिंग के बारे में। वो सिर्फ फाइट पर ध्यान नहीं देते थे, एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाते थे फिल्म्स। उनकी फिल्मों में कहानी होती थी, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, इमोशन, लव, हेट, रिवेंज, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ह्यूमैनिटी, सेल्फ एस्टीम, एक कंप्लीट पैकेज। वो अपनी फिल्मों में एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखते थे दर्शकों के लिए। हालांकि ब्रूस ली का जन्म अमेरिका में हुआ था और पले बड़े थे हांगकांग में, तो उनके पास अमेरिकी नागरिकता भी थी। उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन टीवी एक्शन सीरीज ग्रीन हॉर्नेट में काम किया। उसके बाद हांगकांग आए और अपनी पहली हांगकांग मार्शल आर्ट फिल्म द बिग बॉस में अभिनय किया बतौर हीरो, जो दुनिया भर में हिट हुआ। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 5 फुल लेंथ फीचर फिल्म्स में काम किया बतौर एक्शन हीरो, बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, एंटर द ड्रैगन, द वे ऑफ द ड्रैगन और गेम ऑफ डेथ, जिसने से गेम ऑफ डेथ पूरा नहीं हो पाया था ब्रूस ली की डेथ की वजह से। बाद में ब्रूस ली के बॉडी डबल को लेकर यह फिल्म कंप्लीट किया, ब्रूस ली के रियल फाइट फुटेज को डाल के। सिर्फ 5 फिल्में करके उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया और मार्शल आर्ट्स को एक नया मुकाम दिया। अगर वो जिंदा रहते तो मार्शल आर्ट्स को कितनी ऊंचाई पर लेके जाते हम सोच नहीं सकते। शायद UFC जैसा मंच बहुत पहले बन चुका होता। ब्रूस ली के देहांत के बाद भी उनके नाम से ढेरों फिल्में बनी और आज भी कहीं ना कहीं ब्रूस ली का किरदार देखने को मिलता है फिल्मों में। ब्रूस ली के फिल्म लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए फिर आए जैकी चैन उनके 7 लिटिल फॉर्च्यून्स के साथ और दुनिया को मार्शल आर्ट्स से एंटरटेन किया। फाइट, स्टंट्स और कॉमेडी को मिक्स करके उन्होंने अपना अलग अंदाज बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया। वैसे ही जेट ली और डॉनी येन ने भी चाइनीज मार्शल आर्ट्स को सिनेमा के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। ये सब एक्टर्स दरअसल ब्रिटिश हांगकांग के थे, ना कि मेनलैंड चाइना के, और उनकी शुरुआती सक्सेसफुल फिल्म्स हांगकांग में बनी थी, लेकिन उनकी संस्कृति, परंपरा, भाषा, मूल सब चाइनीज थी। इन एक्टर्स ने मार्शल आर्ट्स मूवीज को इतना लोकप्रिय बनाया कि हॉलीवुड वालों ने उन पे इन्वेस्ट करना शुरू किया और मार्शल आर्ट्स मूवीज को और बड़ा मंच प्रदान किया। एंटर द ड्रैगन, गेम ऑफ डेथ, रश आवर, किस ऑफ द ड्रैगन, ईप मैन, ये सब फिल्म्स हॉलीवुड प्रोडक्शन के साथ मिलकर बनाया गया था, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ और इंटरनेशनल हिट मूवीज साबित हुई। हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री हमेशा मार्शल आर्ट्स फिल्मों के लिए जाना जाता है और आज भी हांगकांग की फिल्म इंडस्ट्री मार्शल आर्ट्स फिल्मों पर ही फोकस करते हैं। स्टीफन चाओ, जिनकी शाओलिन सॉकर और कुंग-फू हसल जैसी इंटरनेशनली सक्सेसफुल फिल्म्स थी, वो भी हांगकांग के हैं और मूवीज भी हांगकांग की। चाइना की फिल्मों की बात करें तो वो ज्यादातर अपनी संस्कृति, परंपरा और समाज से जुड़ी फिल्में बनाते थे और आज भी वैसी ही फिल्में बनाते हैं। हॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनीज के साथ मिलकर भी बहुत फिल्म्स बनाते आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, जो वर्ष 2000 में दुनिया भर में एक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक विदेशी फिल्म बनी। इस फिल्म को 10 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे, जिसने से 4 ऑस्कर्स जीते।